तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन पहला चैप्टर का क्वेश्चन के साथ, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है नीट में, उसको देखते हैं कैसे करते हैं अपन। ठीक है, और इसको सीखेंगे कि कैसे अपन अगर क्वेश्चन ये दोबारा आए तो अपन कैसे इसको करेंगे। जो भी क्वेश्चन जैसे हमने इससे पहले इसका थ्योरी करा था, अगर आपने उसको नहीं देखा उस वीडियो को तो आप आइकन पे जाए, इस कोने में आइकन आएगा इधर, और उसको क्लिक करके वो वीडियो पहले देख ली, उसके बाद ये वीडियो देखे। वो वीडियो देखने के बाद जो ये वीडियो आप देखेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और याद रखें कि दोनों वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल का जो ट्रेंड चल रहा है अपना एग्ज़ाम में क्वेश्चन का, वो तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। टोटल मैक्सिमम क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से ही पूछे जाता है, लेकिन पहले ऐसा था कि बाहर से भी पूछे जाते, तो वो क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित होगा, क्योंकि ये 34 साल का 34 ईयर क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें अपन 34 साल 34 ईयर क्वेश्चन करेंगे, और जो भी जितने भी चैप्टर्स आए, जो पहला चैप्टर जो वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड, इसका अपन क्वेश्चन करेंगे, और जो भी नया कॉन्सेप्ट होगा उसको अपन सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चलते अपन पहले क्वेश्चन के साथ, देखते क्वेश्चन आखिर है क्या। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो विदाउट एक्सेप्शन का बात किया जाए ना, दो ही कैरेक्टर होता है। पहला कैरेक्टर होता है कि जो होता है ना, वो है कि एक मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सेप्शन जो होता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा। और दूसरा था कंसिस्टेंस। दो ही कैरेक्टर था जो जिसको अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी एक्सेप्शन का बात करते थे। देखिए पहला ऑप्शन है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। देखिए जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑब्वियस है कि वो रिएक्शन जो होता है वो तो अपना लिविंग रिएक्शन है, लेकिन वो जो इन विट्रो का बात कर दिए ना, तो वो एक बाहर मतलब लिविंग बॉडी के बाहर जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हैं, वो ओवरऑल रिएक्शन जो होता है वो लिविंग है। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर हो रहा है तो वो नॉन लिविंग में उसको अपन गिनती ले लेंगे। ठीक है, लेकिन रिएक्शन लिविंग है। ये टोटल ओवरऑल ये जो है ना पूरा 100% सही बात नहीं बोल रहा है। सेकंड क्या है, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। देखिए मास का जहाँ तक अपन बात किए थे कि मास जो होता है ना, मास का इंक्रीजमेंट को अपन ये नहीं कह सकते कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग भी मास इंक्रीज हो करके, और उसका जो मास इंक्रीज, जैसे अपन बात करते हैं पत्थर के ऊपर पत्थर का लेयर बनते जाता है, उससे मास का इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत है। तीसरा है परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। देखिए ये अपना कंसिस्टेंस बता रहा है, क्योंकि देखिए परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड मेमोरी। जैसे अभी ठंडा है, मेरे को पता चल रहा है कि ठंडा है, तो वो अपन कंसस कर रहे हैं इन्वायरमेंट से। और अगर मेरे को पता चला गर्म है तो वो भाई कंसिस्टेंस है ये सब। तो ये अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन डी का, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल इंटरनली। देखिए मास का जहाँ तक बात करेंगे, ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन का बात आएगा, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी देखेंगे। कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको देखकर अगर वो नहीं मिल रहा ना मेरे को, तब मेटाबॉलिज्म का बात करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड कह रहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। लिविंग को अपन नॉन लिविंग से कैसे अलग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन का बात कहाँ से आ गया। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट सही था, लेकिन इवोल्यूशन का बात नहीं होना चाहिए था। इवोल्यूशन को कहाँ से यहाँ जोड़ दे रहे भाई। इवोल्यूशन एक दिन का प्रोसेस थोड़ी है, और अपन थोड़ी बता सकते हैं इवोल्यूशन देखेंगे भाई परसों बीत जाएंगे इसको लिविंग नॉन लिविंग में अंतर करने को। रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तब पर भी लिविंग है। जैसे बात करेंगे एस्टेराइल म्यूल्स का, अपन एस्टेराइल कपल्स भी होते हैं, म्यूल्स भी होते हैं, और कुछ वर्कर भी होता है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन तब पर भी तो वो लिविंग है। जैसे अपन बात करेंगे अपन इस समाज में जो होता है, जो थर्ड जेंडर होता है, वो भी तो लिविंग है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये सब रिप्रोडक्शन को अपन नहीं कह सकते कि लिविंग का एक कैरेक्टर है विदाउट एनी एक्सेप्शन।
सीन ग्रोथ एंड मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ और मूवमेंट तो नॉन लिविंग भी शो करता है। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये अपना कॉन्शियसनेस दिखा रहा है। This is option number D shows the consciousness. Then the answer will be option number D, because responsiveness to touch का जहाँ तक बात करेंगे this is the consciousness। आंसर नंबर सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा अपना पास डी। अब थर्ड का क्वेश्चन देखते क्या हो जाता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स हुए। देखिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स कब होता है। देखिए आप कोई ऐसा होगा जो कि सेलुलर लेवल बताएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत इसलिए हो जाएगा ना भाई, सेल जो होता है वो सेलुलर लेवल पे ठीक है, लेकिन वो सेल किससे बना होता है, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से बना होता है। जैसे उसमें बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स आपस में जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब मिल करके ना बनाता अपना सेल, तो वो बात हो जाता है वहाँ पे, तो वो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल हो जाएगा। इसका सेलुलर लेवल ऑप्शन अगर मारिए गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, select the correct written scientific name of mango which was first described by Carlos Linnaeus। देखिए कार्लस लिनियस साहब जो था वो बताया था, पहला जो कोई भी नाम दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें किसी भी जीव किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो था वो 2 लेटर का था, मतलब 2 सेंटेंस नहीं बोला जाए उसको, 2 वर्ड्स बोला जाए, और अब बाद में अपना नाम के लिए LINN लगा देता था लीनियस के लिए। ठीक है, तो अपन बात है जब मैंगो का बात करेंगे मैग्नीफेरा इंडिका, ये दिस होने थे करेक्ट वन। और ये बात होना चाहिए जितने भी नाम है ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर सब लैटिन में, और लिखा जाता है किसमें, इटलिक में। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, जितने भी नाम है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर मैक्सिमम वो होते हैं लैटिन और लिखे जाते हैं इटलिक में। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है मैग्नीफेरा इंडिका, ये आधा अधूरा है, क्योंकि इसमें अब लीनियस का बात कर दिए ना, इसमें लिन लगाना जरूरी है, कारलिन नहीं होना चाहिए, कारलिन नहीं, सिर्फ लिन लगता है। ठीक है, तो ये आप मैग्नीफेरा इंडिका लिन, सी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NCERT के अनुसार NCERT में इसका सर्च दिया हुआ है, तो ये बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अगेंस्ट कौन सा रूल इसमें बता रहा है, मतलब वो जो नोमेनक्लेचर का दिया। देखिए नोमेनक्लेचर में दिया था कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उसका जेनेरिक नेम जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा वो उसका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। पहला रूल ये था। दूसरा ये बताया था कि जो अपना होगा ना, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं नाम को तो वो नीचे में अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, और बाद में साइंटिस्ट का नाम लगा सकते हैं, और यही सब नियम था। तो पहला नियम क्या था, हैंड रिटेन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। ये बिल्कुल सही बात है कि आप साइंटिफिक नेम को अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना बहुत ही जरूरी है ICBN के अनुसार अगर रूल निकालना है। तो बी नंबर देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। बिल्कुल सही बात है, स्पीसीज का नेम जैसे होमो सेपियंस है तो होमो वहाँ पर जेनरिक नेम और सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट है। अब थर्ड नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन। देखिए लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक नेम जो था वो लैटिन वर्ड का होता था और उसको जो लिखा जा रहा था वो इटलिक। अब लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, क्यों लैटिन जो अभी फिलहाल बोला नहीं जाता है कहीं, जैसे मेरे को जहाँ तक मेरे को पता है सिर्फ ये किताबों का भाषा। ठीक है, ये इसको डेड लैंग्वेज कहते हैं। तो ये लैटिन साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन, बिल्कुल सही बात है, शुड बी इटलाइज्ड, उसको इटलिक भाषा में उसको इटलिक फॉन्ट में वो लिखा जाता है। ठीक है, ये सही बोल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ देखेंगे, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद भाई विद स्मॉल लेटर। देखिए दोनों को बोला, जेनरिक नेम को भी स्पेसिफिक नेम को भी बोला है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। नहीं भाई, जेनरिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिखते हैं ना, तो मैग्नीफेरा कैपिटल M और इंडिका स्मॉल I के साथ लिखा है। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका मतलब जेनरिक नेम जो पहला जेनरिक नेम है ना वो कैपिटल लेटर के साथ होता है, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल के साथ स्टार्ट होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए करेक्ट, जो कि इनकरेक्ट वो उसके उल्टा जो इसके उल्टा बता रहा है, इन द सेंस कि जो क्वेश्चन था उसके अनुसार से वो अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
Nomenclature is governed by the certain universal rules. Which of the following is contrary टू द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर? वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि कौन सा उसको सही गलत बता रहा है, उसके अगेंस्ट है नोमेनक्लेचर आईसीबीएन के। तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन कह रहा है कि द नेम इज आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड। बिल्कुल सही बात है कि नाम जो होता है वो लैटिन में लिखा जाता है और वो उसका फॉन्ट जो होता है इटैलिक होता है, ठीक है। अब व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही बात है, उसको अंडरलाइन किया जाता है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन बाय एनी लैंग्वेज, गलत है भाई, किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लिख सकते। दिस इज द रॉन्ग वन। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी का द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम, बिल्कुल पहला जीनस नेम होता है, सेकेंड को स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, बिल्कुल सही है डी नंबर। और इसका जो आंसर हो जाएगा सी गलत कह रहा है, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, जो कि इसका आंसर सी होना होगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल नेम को आप किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, सिर्फ उसको लिख सकते हैं लैटिन लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि उसके रूल के अगेंस्ट है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का कि आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, या 4 भी लगा सकते हैं दिस, तो और किस जगह 4 भी लगा सकते हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात करें जो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, और ऑप्शन नहीं देखना है, वो सब गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बात करेंगे भाई, याद रखना इसको। एक होता है आईसीजेडएन, वो भी देखिए आईसीबीएन जो होता है ना, आईसीबीएन अपना बॉटनिकल नोमेनक्लेचर देता है, मतलब प्लांट्स का नाम देता है, तो और आईसीजेडएन जो होता है ना वो अपना एनिमल्स का नाम देता है। उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर या ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब आईसीजेडएन, सिर्फ यहाँ बी की जगह जेड, जोलॉजिकल यहाँ लगा देना है, सब चीज़ सेम रहता है, ठीक है, इस बात को भी याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट का बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 नंबर क्वेश्चन, बायोसिस्टमेटिक एम्स है। देखिए बायोसिस्टमेटिक्स मतलब क्या होता है कि बायोसिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशन को जोड़ दिया, मतलब जो भी अपन एक जैसे बढ़ रहे हैं ना बच्चा, जैसे अपन बढ़ रहे हैं एक के साथ, पहले कुछ और थे, अभी बंदर के साथ अभी इवोल्यूशन करके आगे आए हैं ना, तो वो उसको सिस्टमेटिक जो होता है, जो है ना इवोल्यूशन को किसके साथ जोड़ दिया है, अपना टेक्सोनोमी के साथ जोड़ दिया है, तो उसको क्या कह दिया, बायोसिस्टमेटिक्स। देखिए ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। भाई मॉर्फोलॉजिकल कहाँ से, यहाँ से मॉर्फोलॉजिकल का, यहाँ मॉर्फोलॉजी का बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या बात करेंगे, इवोल्यूशन का बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन गलत क्या है। सेकंड नंबर था डेलीमाइटिंग वेरियस टेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टेब्लिश देयर रिलेशन। नहीं भाई भी दो, ये आपस में दो टैक्स आप कहाँ जोड़ रहा है, ये टैक्सा जोड़ने का बात नहीं है इसमें। सी नंबर में क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म based on their evolutionary history and stabilizing their phylogeny on the totality of various parameters from all field of studies। यही सही है, क्योंकि यहाँ बोल रहे थे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशन का बात आ गया यहाँ पे, और स्टेब्लिश देयर फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब हो गया कि आप पूर्वज जो भी आ रहा है इन द सेंस की, जो भी आपका एनिशियन टाइम्स अभी जितना बेस उसको फाइलोजेनी कहेंगे। तो इवोल्यूशन का जहाँ, इवोल्यूशन को अगर आप जोड़ दिया अपन किसके, टेक्सोनोमी के साथ ना, अगर इवोल्यूशन को टेक्सोनोमी के साथ जोड़ दिया तो वो बायोसिस्टमेटिक्स का, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी नंबर, सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन, ओके, सी इज व्हाट करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट। एंड क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोलॉजिकल, भाई उसको टैक्सोनोमी कहते हैं, ठीक है, ये गलत, साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का बाद साइटोटैक्सोनोमी हो जाता है। तो वो अभी देखिए ये सब क्वेश्चन, ये सब जो है ना, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, साइटोटैक्सोनोमी क्या होता है, और भाई सबका बात करेंगे, सबका बात करेंगे। तो ये अभी कुछ नेक्स्ट चैप्टर का अपना यहाँ पे डाल दिया है, नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट चैप्टर अपना करने वाले हैं प्लांट का, वो उसका इसमें डाल दिया थोड़ा बहुत, तो कोई से डरना नहीं है यार, ये सब करेंगे। अब देखिए जब बुक जेनरा प्लांटेरम, ये अपना एनसीईआरटी से बाहर का चीज़ है कि जेनरा प्लांटेरम कौन लिखा था, तो इस बात की याद रखिएगा कि जेनरा प्लांटेरम जो था बेंथम हुकर था, ये भी अपना नेक्स्ट चैप्टर का। देखिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, जेनरा प्लांटेरम जो है ना, वो बेंथम हुकर साहब क्या कहा था कि प्लांट को जो था ना, प्लांट को वो नेचुरल सिस्टम के आधार पे वो उसको डिवाइड किया था, और
इससे पहले जो भी आया था, जहाँ तक एरिस्टोटल का बात करेंगे, तो वो अपना जो भी दिया था ना वो सब आर्टिफिशियल था। ये एक नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था जेंथम बेंथम हुकर। तो जेंडा प्लांटेरम कौन लिखा था भाई? बेंथम हुकर। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछ सकता है, एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर। भाई लीनियस साहब तो ही दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अब बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल, भाई बायनोमियल, वही तो दिया था भाई, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था? लीनियस साहब। इस बात को भी याद रखना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। अब बात करें द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखिए ये भी एक एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन है, अपन इसको याद कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन शायद अब नहीं बनेगा, हो सकता है नहीं बन भी सकता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार ये क्वेश्चन याद रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जूलियस हक्सले हो जाएगा, ठीक है। द न्यू सिस्टमेटिक्स कौन इंट्रोड्यूस किया था भाई? जूलियस हक्सले। याद, सिर्फ याद रखना है इसमें ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे? अब देखिए आ गया अपना तीर, ठीक है। अब तीर आएगा जिसको अपन किए थे पहले, और जिसको अपन किए थे पहले, और वही सब अभी आने वाला है एकदम। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। पढ़ी हो सपना डीमू पोपो, याद आएगा अभी आप लोग को, ठीक। तो तो यहाँ से बात करेंगे विच मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ठीक है। हाउस फ्लाई का था, हाउस फ्लाई के लिए क्या याद किए थे अपन? डीमू। क्या याद किए थे भाई? डीमू, डी डी मू। क्या बोले थे पहले? ऑफ याद करनी, ऑफ। परी हो सपना पोपो डीमू किए थे ना, ओ एफ। ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, एफ है ये। तो डी आई फॉर डिप्थेरा, डिप्थेरा इज द ऑर्डर, एफ मुस्केडी द फैमिली। दो ही मिला लीजिए आपको टोटल इसका मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो ऑर्डर क्या है अपना? डिप्थेरा है। ऑर्डर क्या है भाई? डिप्थेरा। एक का हो जाएगा 1, ए सॉरी बी का 1 हो जाएगा, बी का 1। भाई पहला ही ऑप्शन है यार, बी का 1, पहला ही है बी का 1। देखिए एक नंबर आंसर, एक ही हो जाएगा, आँख मूंद के मार सकते, लेकिन आप भी और मिला लेते हैं। फैमिली, आप फैमिली का बात करेंगे तो मुस्केडी, मुस्केडी थर्ड, ए का 3, भाई ए का 3, ठीक है, बी का 1। क्लास और फाइलम, तो फाइलम जहाँ तक बात करेंगे तो फाइलम जहाँ तक बात करेंगे तो इंसेक्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इंसेक्टा ग्रुप में आएगा, डी का सेकेंड। और क्लास का जहाँ तक बात करेंगे वो अर्थोपोडा हो जाएगा, सी का 4, ठीक है, ठीक है ना। सी का देखिए क्लास इंसेक्टा हो जाएगा अपना, सी का 4 और डी का 2। फाइलम क्या हो जाएगा? फाइलम जो हो जाएगा अपना अर्थोपोडा हो जाएगा, ओके। क्योंकि भाई फाइलम अर्थोपोडा आगे पढ़ेंगे ना अपना, अपन पढ़ेंगे टोटल ये क्या कहते हैं एनिमल किंगडम ना, फाइलम का बात करेंगे वहाँ पे, इंसेक्टा सॉरी अर्थोपोडा मोलस्का सब बात करेंगे वहाँ पे, टेंशन मत लो आप। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो फाइलम जो होता है अर्थोपोडा होता है, और क्लास क्या होता है? इंसेक्टा होता है। ये क्वेश्चन अपना बन गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भाई एक से ही मिल गया यार, उतना देखना ही नहीं था भाई, तीर है वो। अब देखिए, द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। देखिए कॉमन कैरेक्टर मैक्सिमम नीचे मतलब स्पीसीज जो किंगडम से स्पीसीज की ओर आते हैं ना, आप लोग क्या बोले थे? फॉक पीक याद करने के लिए ना। भाई आपने नहीं देखा वीडियो तो आप इस आइकन पे जाए, आप या मेरे चैनल को खोल ओपन करें, वहाँ से पहले इसका वीडियो देख ले, और वहाँ पे ट्रिक और टेक्निक्स पूरा यूज़ किया आपने, ठीक है। तो देखिए इससे पहले आप लोग को स्पीसीज और जीनस का बोले थे, ठीक है। देखिए आपको क्या बताए थे कि जो जो हम किंगडम की स्पीसीज से किंगडम की ओर चलते हैं ना, त्यो तो कॉमन कैरेक्टर घटता है, मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी, देख कॉमन कैरेक्टर नहीं बोला जाए, सिमिलर कैरेक्टर घटता है। तो यहाँ बात करेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन विद्यार्थी को फंसाने के लिए क्या दिया हुआ है? जीनस भी दिया हुआ है। भाई आपको पता है कि पोटैटो को अपन क्या कहते हैं? उसका साइंटिफिक नेम सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलानम ट्यूबरोसम याद रखना है। और ये टोमेटो क्या कहते हैं पता है? लाइकोपर्सियम स्कुलेंटम,
लाइकोपर्सियम स्कुलेंटम। तो यहाँ से देखिए ना तो इसका स्पीसीज सेम है, जीनस ना तो जीनस सेम है ना ही स्पीसीज सेम है। इसका स्पीसीज है आपको सोलानम, सॉरी इसका जीनस है सोलानम, इसका है लाइकोपर्सिकम, ठीक है, लाइकोपर्सिकम, इसका सोलानम, इसका जीनस, इसका स्पीसीज आपका ट्यूबरोसम, इसका स्पीसीज है स्कुलेंटम। ये तो दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ स्पीसीज या जीनस मत मार देना, स्पीसीज भी होता तो वो भी ऑप्शन गलत होता। आप सबका जो होता है ना सेम होता है, ये स्पीसीज और जीनस छोड़ करके थर्ड जो आता है फैमिली, दोनों का फैमिली सेम है, टोमेटो और पोटैटो का फैमिली सेम है, इस बात को याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। भाई इसमें गलती कर सकते हैं बच्चा जीनस मार के, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, इसको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम करेक्ट प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। कौन सा ही नाम लिखा हुआ, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि मूस्का डोमेस्टिका। भाई दिस इज द कॉमन नेम ऑफ लिजार्ड, ये लिजार्ड का नाम नहीं है, ये लिजार्ड का नाम नहीं है भाई, दिस इज द नेम फॉर हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई का नेम है, ये तो पहला गलत है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, अ प्रोटोजोन पैथोजन काउजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। बिल्कुल सही बात है, ये सही चीज़ है, ये सही बोल रहा है कि देखिए प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स होता है, प्लाज्मोडियम बेलाई होता है। तो सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है ना वो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से ही होता है। तो ये अपना ऑप्शन सही, बी नंबर सही बोल रहा है। आप देखिए सीध भी देखते हैं, फेलिस टिग्रिस। भाई फेलिस टिग्रिस कहाँ से आ गया, फेलिस के साथ कहाँ से टिग्रिस लगता है क्या, ये गलत है, नाम ही गलत है भाई। द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। गिर तो सबसे पहली बात है फॉरेस्ट के लिए नहीं, ये क्या कहते हैं टाइगर के लिए, ये लायन के लिए, ठीक है। गिर किसके लिए, लायन के लिए। और फेलिस टिग्रिस नहीं होता भाई, फेलिस अपन फेलिस कुत्ता को भाई कहाँ से, डॉग को कहते हैं फेलिस, कहाँ से इसको टिग्रिस के साथ, ये गलत है भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है ये। और यहाँ से गिर फॉरेस्ट में कहाँ मिलेगा, ये पागल है क्या, गिर में तो अपना शेर लायन मिलता है। स्टिरिचिया कोलाई, ई कोलाई, फुल नेम इंटामीबा कोलाई लिख दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई, इंटामीबा नहीं होता स्टिरिचिया होता है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फेल्सी, बी नंबर इज द करेक्ट वन। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक कैटेगरी। देखिए कौन सही मैच है इसमें, वो बोल रहा है। पहला टाइगर, टिग्रिस स्पीसीज, बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई, टाइगर का टिग्रिस जो होता है स्पीसीज होता है, ये सही बोल रहा है। और बात करेंगे नेक्स्ट का, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट में क्या है अपना, कटल फिश मोलस्का क्लास, मोलस्का क्लास नहीं भाई, फाइलम है, ये गलत बोल रहा है, बी नंबर गलत है, बी नंबर गलत है, क्लास नहीं है मोलस्का। आप पढ़ेंगे यार, अपन वो एनिमल का एनिमल किंगडम आएगा, सब पढ़ेंगे, मोलस्का पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे यार, आर्थ्रोपोडा सब पढ़ेंगे। ह्यूमंस प्राइमेटा फैमिली, ये देख लो भाई, ह्यूमंस के लिए क्या आप याद किए थे, ऑफ पढ़ी हो, क्या याद किए थे, पढ़ी हो। इसका ऑर्डर था प्राइमेटा, यहाँ फैमिली प्राइमेटा दे दिया, तो बिल्कुल गलत है यार, इसका फैमिली होता है होमिनिडी, दिस वन इज द इनकरेक्ट वन, सी ऑप्शन नंबर सी गलत बोल रहा है कि फैमिली उसका प्राइमेटा नहीं होता। आगे हाउस फ्लाई मूस का ऑर्डर, भाई हाउस फ्लाई के लिए क्या क्या अपन याद किए थे, याद कीजिए भाई साहब, अपन हाउस फ्लाई के लिए जो अपना ट्रिक था वो था, हाउस फ्लाई के लिए डीमू था, ठीक है। ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर क्या था अपना, डिप्थेरा था, ऑर्डर यहाँ मूस का बता रहा है भाई, वो फैमिली है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए नंबर ही सही था। टिग्रिस ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 16 तो ऐसे ही, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कितना काम आ रहा है अपना वो, भाई रट लो उसको, सीख जाओ, बहुत क्वेश्चन बनेंगे यार। अब स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ, बिल्कुल सही बात है यार, स्पीसीज को बेसिक यूनिट कहते हैं क्लासिफिकेशन का। पहला तो बिल्कुल सही है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, द लोएस्ट यूनिट ऑफ
भाई लोएस्ट यूनिट कैसे कर सकते हैं क्लासिफिकेशन का भाई? अपन उसके बाद साइटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा, तो तब तो कहाँ से अपन करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, तब तो मॉलिकुलर लेवल पर चले जाएंगे। गलत बोल रहा है, स्पीसीज को लोएस्ट नहीं कह सकते। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, बट ऐसा नहीं है भाई, एब्सोल्यूट टर्म। गलत बोल रहा है। रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट, ना 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 ना। रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी गलत बोले। मतलब इसका आंसर हो जाएगा अपना पहला ही, रियल बेसिस ऑफ यूनिट, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस वन इज द करेक्ट वन। 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, क्योंकि भाई ये रियल बेसिक यूनिट है अपना क्लासिफिकेशन स्पीसीज। अब 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस। अब बात करेंगे कि कौन जनरल का। देखिए, एक होता है सिमिलर कैरेक्टर, यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक होता है सिमिलर कैरेक्टर, एक क्या होता है भाई, एक होता है सिमिलर कैरेक्टर, एक होता है जनरल कैरेक्टर। एक मिनट, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है जनरल कैरेक्टर और एक होता है सिमिलर कैरेक्टर। देखिए, जनरल कैरेक्टर और सिमिलर कैरेक्टर दोनों अलग अलग चीज़ है, इस बात को आप याद रखिए। क्या क्या चीज़ है ये? जनरल कैरेक्टर भाई जी है। तो जनरल कैरेक्टर जो होता है ना, जनरल मतलब होता है कि जो जो ऊपर जाते हैं ना, जो तो मतलब स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, तभी हम स्पीसी, तब हम उसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। जैसे कि अब 4 पाँव है तो उसको अपन किस में रखे हैं, उसको उसको एनिमलियम, वो अपना एनिमल किंगडम हो। 4 वो उसको 4 अपना जो भी है लेग्स, इन द सेंस कि लेग बोला जाए या जो भी बोला जाए, उसको एनिमलियम रख दिए हैं। मतलब वो कॉमन, वो क्या है, जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। 4 लिम्स, हाथ पाँव मिला के 4 लिम्स, चाहे 4 पाँव ही हो चाहे 2 पाँव और 2 हाथ हो, तो लिम्स में आएंगे। तो वो जनरल कैरेक्टर है भाई। मतलब कहने का मतलब क्या, जो जो ऊपर जाते हैं, मतलब जो जो स्पीसीज से कहाँ जाते हैं, किंगडम की ओर जाते हैं, तो हम जनरल कैरेक्टर को देखते हैं। और अगर हम किंगडम से स्पीसीज की ओर जाते हैं ना, तभी हम सिमिलर कैरेक्टर देखते हैं। मतलब स्पीसीज का सिमिलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर का बात करेंगे किसका होता है, स्पीसीज का होता है। सबसे कम सिमिलर का कैरेक्टर किसका होता है, किंगडम का होता है। जनरल कैरेक्टर किसका बात करेंगे, सबसे जनरल कैरेक्टर वही उल्टा होता है। जनरल कैरेक्टर का बात करेंगे तो जनरल कैरेक्टर उसका ज़्यादा होगा ना। यहाँ देख, कॉमन कैरेक्टर भी आता है भाई। कॉमन कैरेक्टर वही होता है सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर बोलो चाहे कॉमन कैरेक्टर। यहाँ जनरल कैरेक्टर का जहाँ तक बात करेंगे, जनरल कैरेक्टर ऊपर, जनरल कैरेक्टर किंगडम में जनरल देखते हैं। जनरली क्या चीज़ है, जनरल 4 पाँव है, 1 मुंह है, ये जनरल चीज़ है। अब उसमें हम देखेंगे कि इसका ब्लड में आरबीसी है कि डब्ल्यूबीसी है, वो जनरल कैरेक्टर में नहीं आएगा, तभी तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। तो जनरल कैरेक्टर क्या क्वेश्चन किया, जनरल कैरेक्टर बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर सबसे कम तो स्पीसीज का हो जाएगा ना अपना, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टर उसका ज़्यादा। भाई हमेशा याद रखना, सिमिलर कैरेक्टर के उल्टा होता है, सिमिलर या कॉमन कैरेक्टर के उल्टा होता है जनरल कैरेक्टर। इस बात को याद रखना है भाई, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो ये ऐसा है कुछ। तो जनरल कैरेक्टर सबसे कम किसका हो जाएगा भाई, स्पीसीज का, और सबसे ज़्यादा किसका, किंगडम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। जीनस से कंपैरिजन में, जीनस के कंपैरिजन में स्पीसीज का जनरल कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि वहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा है या कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, दिस इज द करेक्ट। अब 19 नंबर क्वेश्चन का देखिए, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ। देखिए टैक्सोन जो होता है टैक्सोनॉमी का यूनिट है भाई। ये क्या क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। टैक्सोनॉमी का यूनिट क्या होगा भाई, टैक्सोन होगा, सीधी बात है। पूरा टैक्सोनॉमी आप लोगों को बताए थे, जो फॉक पी के याद करवाए थे, सबको टैक्सोन कह सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज को भी, जीनस को भी, साथ सबको बोल रहे, सातों को, तो उसको टैक्सोन कह सकते हैं। अब बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ, देखिए भाई अपना तीर काम कैसे करेगा, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक सब कैटेगरी। देखिए अब कैसे याद करवाए थे आपको, फॉक पी के याद करवाए थे ना, FOCPK याद करवाए थे ना। अब देखिए कैसे, यहाँ आप फॉक पी के खोजिए, FOC, फाइलम को ही डिवीजन, क्योंकि आपको बोले थे पी को उल्टा कीजिए, सॉरी पी को उल्टा कीजिए
तो डिवीजन हो जाएगा, मतलब पी फॉर फाइलम, डी फॉर डिवीजन, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ देखिए एफ मिल गया यहाँ से, ओ मिल गया यहाँ से, फी, एफ ओ सी, ठीक, तीनों हो गया। अब बात करेंगे डिवीजन। डिवीजन देखिए किंगडम नहीं है अपने पास, और इसमें कहीं भी ऐसा आ रहा है क्या, देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या, दूसरा ऑप्शन का बात करेंगे। यहाँ देखिए फैमिली के बाद ऑर्डर, एफ ओ सी, क्लास, भाई कहाँ चले गए, देखिए फैमिली के बाद ऑर्डर, भाई क्लास के बाद फाइलम, ये तो गलत है। एफ ओ सी के बाद पी क्या आता है, ठीक है। यहाँ फैमिली क्लास, ये तो उल्टा ही है भाई, ऑर्डर बिल्कुल उल्टा है, ये तो बिल्कुल गलत है। एफ फैमिली, भाई कैसे कैसे गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एफ ओ सी पी के याद करवाया था अपन, इसको याद करना था, ठीक है। अब देखिए क्या था, डिवीजन या फैमिली, ठीक है, ऑर्डर, क्लास, एफ ओ सी पी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है सी नंबर। अब डी नंबर में देखिए फैमिली, ट्राइब, भाई यहाँ देखिए डी नंबर फैमिली, ट्राइब, क्लास, ऑर्डर, तो एफ फैमिली के बाद ऑर्डर होना चाहिए था, एफ ओ फिर क्लास, यहाँ गलत है। अब देखिए अब अपन सीक्वेंस मिलाते हैं, तो सबसे पहले जीनस, ठीक है, जीनस से कुछ बड़ा, सबसे पहले स्पीसीज से बड़ा जीनस के बाद ट्राइब आता है, इस बात को याद रखिए, नया चीज़ यहाँ जोड़ा है। उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न सब सेम है, सब अपना कॉपी क्या भाई, एक भी अलग नहीं है, ठीक है। और भाई ऐसा नहीं, तरीका मैंने बताया है, पढ़ाते तो सभी भाई, पढ़ाना क्या, तरीका मेन है ना, कैसे याद करना है, याद करने का तरीका होना चाहिए। रट्टा मारने से कभी अभी याद रहेगा, कल भूल जाओगे आप लोग। द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, यार इस क्वेश्चन को क्या ही करेंगे, ये सब क्वेश्चन तो एक आध बार आया, अब नहीं आएगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। इसका आंसर लीनियस हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप, लीनियस, फाइलम जो था लीनियस दिया था टर्म, ठीक है। बात करेंगे ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स एनी रैंक, तो भाई यार आपको देखिए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, जब भी एनी रैंक, कोई भी रैंक का बात करेंगे वो टैक्सोन होगा, ठीक है। टैक्सोनॉमी का कोई रैंक को टैक्सोन कहते हैं, टैक्सोनॉमी की किसी भी रैंक को, एनी वन रैंक, एनी रैंक ऑफ द टैक्सोनॉमी इज नोन एज टैक्सोन या टैक्सा, ठीक है। इस बात का डी नंबर एसपीसी जीनस ऑर्डर इस गलत हो जाएगा, टैक्सोन इज, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आया, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, भाई कहाँ से बकचोदी, गलत है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली स्पीसीज गलत है, अ टाइप ऑफ लिविंग और गलत है, अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, यही ऑप्शन सही हो जाएगा डी, तो इसका आंसर डी। अभी 24 का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज, सबसे छोटा टैक्सोन का यूनिट क्या है भाई, सबसे छोटा तो स्पीसीज हो जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे तो स्पीसीज ही है ना, आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्पीसीज, क्योंकि भाई आप लोग को बताए थे ना, सबसे ऊपर किंगडम था, सबसे नीचे स्पीसीज है। अब स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर लीनियस ही होता है। स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो भी आया, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था ना, तो उसमें स्पीसीज कॉन्सेप्ट लाया था लीनियस साहब, ठीक है, कार्लस लीनियस, इस बात को याद रखना है। और ये भाई एनसीईआरटी इस बार क्वेश्चन है, याद रखना है अपने को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 का 26 का बात करेंगे, और 26 और देखिए मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। अब देखिए अपना आगे हर्बेरियम का बात किए थे अपन, ठीक है। हर्बेरियम में क्या बोले थे कि प्रिजर्व सीट के ऊपर उसको, प्लांट को सिपिस में किया जाता है, उसको सीट के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है, ऐसा ऑप्शन सही पे क्या। अब बुकलेट कंटेन लिस्ट ऑफ करेक्टर देयर अल्टरनेट हेल्पफुल, गलत है। देखिए थर्ड और ऑप्शन, इट इज़ अ प्लेस where dried and preserved plant specimens mounted on a sheet are kept। ये देखिए ऑप्शन ए का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। देखिए सर्च कीजिए कहाँ, एक ऑप्शन नंबर थर्ड, बी में भी है, डी में भी है। आगे अब बढ़ते हैं की के लिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का बात किए थे, की में क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इट इज, अब देखिए यहाँ देखिए फोर्थ नंबर, बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट्स क्या हो गया, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर हेल्पफुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट कैरेक्टर जहाँ तक बात किए थे तो वो तो अपना था ही वही, सेम ही चीज़ इन द सेंस कि वो अपना किसके लिए यूज़ किए थे, की के लिए यूज़ किए थे। बी का आंसर क्या हो जाएगा भाई 4। तो बी का 4 देख लीजिए, ए का 2, ए का 3, सॉरी ए का 3 बी का 4, आंसर नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है डी हो जाएगा, ए का 3 बी का 4। आप सी का देखते हैं 1 और डी का 2, सी का 1 डी का 2। सी में क्या है, म्यूजियम का 1, इट इज़ अ प्लेस्ड हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सही बात है। आप लोग को बताया था कि म्यूजियम में दोनों होता है, प्लांट एनिमल दोनों होता है म्यूजियम में। और सके सी का क्या बताया भाई, डी का 2 कैटालॉग, कैटालॉग एक नया चीज़ उसमें ऐड किया गया है, अ लिस्ट दैट इनुमेरेट्स methodically all the species found in an area with brief description adding identification। वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, मतलब इस क्या ही मतलब है, जब अपना क्वेश्चन बन गया तो निकल लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ मतलब वही बात है, क्योंकि ऑल स्पीसीज जो होता है किसी भी एक एरिया में उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं इसके द्वारा। ये अपना कैटालॉग का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का बात करेंगे जहाँ तक, द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। अभी हम लोग चीख चीख के बताए थे कि क्या 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 रखता है अपना हर्बेरियम का जो लेवल रहता है उस पर क्या क्या रहता है। पहला डेट ऑफ कलेक्शन, बिल्कुल साहब, नेम ऑफ कलेक्टर भी रहता है, लोकल नेम भी रहता है, लेकिन हाइट ऑफ प्लांट नहीं रहता। भाई प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें सब चीज़ बताया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब बात 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। भाई तू फोटोग्राफ का क्या करेगा, गलत बोल रहा है भाई, ये नंबर ऑप्शन फोटोग्राफ नहीं होता, उसमें फोटो प्लांट और एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है भाई डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर यही गलत है। आगे, की इज द टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल सही बात है। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रिजर्व एंड ड्राइड पेस्ट एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस, बिल्कुल सही बात है। हर्बेरियम पे उसका सीट होता है, उस पर ड्राई किया जाता है, ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है, उसको रखा जाता है। बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, बिल्कुल सही बात, लिविंग को इसमें सिर्फ बात करते हैं और नॉन लिविंग का बात नहीं करते। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना पहला नंबर, ठीक है, 28 का 1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें अपन फोटो का क्या करेंगे, फोटोग्राफ का नहीं करता, डायरेक्ट रहता है, मार के उसमें डालते। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट, बॉटनिकल गार्डन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, देखिए उसमें क्या करते हैं ना, उसको अपन जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करते हैं, उसको एक्सिटू कंजर्वेशन में आता है। अपन ये बात पढ़ेंगे, एक चैप्टर है लास्ट 12th में, इकोलॉजी का चैप्टर है, उसमें अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। तो इसमें दे अलाउ एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे पढ़ लेते, दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, क्या है मतलब, कुछ नहीं, गलत है। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर, क्या मतलब है, सिर्फ ट्रॉपिकल का बात करेंगे भाई, मतलब बॉटनिकल गार्डन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो प्लांट कलेक्शन होता है उसमें। दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड, नेचुरल नहीं भाई, इन सिटू का बात करते हैं, इन सिटू का बात नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेचुरल में जो होता है ना, नेचुरल का जहाँ तक बात करेंगे वो इन सिटू होता है, ठीक है। और जब हम आर्टिफिशियल देते हैं किसी को प्रोटेक्शन, उसको कहते हैं एक्सिटू, तो एक्सिटू कंजर्वेशन देते हैं और प्लांट को, और वहाँ जर्म प्लांट कलेक्शन करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सब रेयर प्लांट होता है ना उसको उसमें रखते हैं, कि जो एक्सटेंशन के कगार पे है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो उसमें उसको अपन कलेक्ट करके रखते हैं, कि उसी को कहते हैं जर्म प्लांट कलेक्शन, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था, अगर आपको अच्छा लगा हो भाई लाइक कर लें, तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं, और भाई पढ़ते रहें, और एनसीईआरटी को बार बार रीड करें, और एनसीईआरटी से को छोड़ करके कोई दूसरा बुक कभी भी ना पढ़ें, और पढ़ रहे हैं तो अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप, और जो है ना अपना पढ़ाई पे ज़्यादा ही फोकस रखें। और भाई नीट निकालना है तो नीट एक बड़ा चीज़ है ना, तो उसके लिए आपको कुछ पढ़ाई करना ही पड़ेगा यार, सबसे अलग। देखो ना 17-18 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, कॉलेज कितना को मिलता है, 20-30 हज़ार बच्चे को,
परसेंटेज निकाला है आपने कभी? तो भाई वैसा बनो ना, सबसे अलग, इन द सेंस कि कुछ अलग करो। अब सब रेस में सब पढ़ते हैं भाई, पढ़ता तो बहुत है, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम का होता है ना। पढ़ाई का तरीका होता है ना, कैसे पढ़ना है उसको जानना है अपन को। और पढ़ाई का मतलब ये है ना कि मतलब जो पढ़ रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करें, उससे एक भी क्वेश्चन आए ना छूटना नहीं चाहिए, और सही तरीका से उसको करना चाहिए, ठीक है। और मन से पढ़े और अच्छा करें, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के बीच, और मैं आप लोग के साथ लगे रहूँगा अपने पूरे मन तरीके से, और सभी क्वेश्चन करूँगा आपके साथ, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें और पढ़े से भाई, सिर्फ बायो बायो में ज़्यादा समय दें, और फिजिक्स भी है अपना, उसको भी पढ़े, और केमिस्ट्री पे भी, केमिस्ट्री को भी पढ़े। अगर आपके 300 प्लस आएंगे बायो में, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे 300 प्लस इसमें, और दोनों केमिस्ट्री फिजिक्स मिला के 300 के आसपास, तो वो आपको तभी आपका अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे तो आप लोगों को सब पता है, और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और NCERT पढ़िए, और कुछ नहीं। बायो के लिए क्वेश्चन लगाइए, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको आप करें, वही आपके लिए सही रहेगा। अगर आपने कुछ ज़्यादा करा तो फिर वो आपके लिए गलत है। NCERT से बाहर अब बात ही नहीं करना चाहिए आपको अभी बायो में, क्योंकि जब क्वेश्चन यार 90 का 90 क्वेश्चन अपना NCERT से पूछ रहा है, इस बार तो 100 क्वेश्चन भाई भूल ही जाता हूँ भाई। इस बार 100 क्वेश्चन आया तो सब NCERT से ही था, तो क्या मतलब है ज़्यादा पढ़ के यार, एक क्वेश्चन बाहर से था तो वो छोड़ो ना, वो तो 10-15 में से चूज़ करने वाला से एक क्वेश्चन था, उसका हटाओ। 99 क्वेश्चन था ना NCERT से, एक क्वेश्चन के लिए बाहर जाओगे क्या? समुद्र छो नहीं भाई, स्मार्ट पढ़ना है और सही तरीक़ा से पढ़ना है, लगे रहो, सिलेक्शन होगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।